हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द अभ्यास अकेडमी। हम लोग हेट्रोसाइक्लिक वाले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए पायरोल, फ्यूरॉन, थायोफिन के बारे में पढ़े थे, जो कि 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइकिल्स थे। आज 6 मेंबर्ड एक हाइड्रोसाइकिल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रेंस पर्पज से और एकेडमिक पर्पज से, जिसका नाम है पिरिडीन। क्या नाम है भैया? पिरिडीन। इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके से होता है, कुछ एन होता है, ठीक है, पिरिडीन है। अगर आईपीएसी नेम की बात करें तो आपको पता है नाइट्रोजन रहता है तो क्या यूज़ करते हैं? एजा प्लस, चूंकि 6 मेंबर्ड है तो आईएन। देख लीजिएगा आप टेबल पीछे के वीडियो में, आईपीएसी नेम वाला वीडियो में फ्री लगा। टोटल क्या लगता है? एजी नाम हो जाता है किसका? पिरिडीन का। तो पिरिडीन का क्या नाम है भैया? एजीन आईपीएसी नेम है, ठीक है। अब इसके अगर प्रिपरेशन की बात कर लें तो प्रिपरेशन की बात करें, एसिटाइलिन ले लिए, इसका रिएक्शन करा देते हैं HCN से। HCN से रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है, रेड हॉट ट्यूब में HCN का रिएक्शन करा देते हैं, ठीक है। तो ये 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, इसका क्या बना लेता है? पिरिडीन का फॉर्मेशन करता है। कैसे? अगर हम लोग एसिटाइलिन ले लिए, एसिटाइलिन का रिएक्शन किससे करा दे? डायरेक्ट हाइड्रोजन साइनाइड से रेड हॉट ट्यूब करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म ट्यूब, उसमें रिएक्शन कराते हैं तो पिरिडीन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रिपरेशन हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, उसका नाम है हिंट सिंथेसिस। उसके बारे में देखते हैं। हिंट सिंथेसिस, ठीक है। देखिए हिंट सिंथेसिस में होता क्या है, बीटा कीटो एस्टर ले लेते हैं, बीटा कीटो एस्टर ले लेते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं एस्टल्डिहाइड से और अमोनिया से, तो हमें पिरिडीन का डेरिवेटिव मिलता है। पिरिडीन का डेरिवेटिव मिल जाता है, ठीक है। ये हिंट सिंथेसिस है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, अभी एक एक स्टेप के बारे में देखेंगे। तो हिंट सिंथेसिस में ये ध्यान रखिएगा कि आपका रिएक्शन किससे कराते हैं? बीटा कीटो एस्टर से रिएक्शन कराते हैं, एस्टल्डिहाइड और अमोनिया से, तो हमें पिरिडीन का डेरिवेटिव मिल जाता है, ठीक है। तो ये हिंट सिंथेसिस रिएक्शन है। अब इसके मैकेनिज्म के बारे में देखते हैं। मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए 3 स्टेप में रिएक्शन होता है। स्टेप 1 देख लेते हैं। रिएक्शन कराते हैं पहले जो बीटा कीटो एस्टर लिए हुए हैं, देखिए ये है ना CH3O CH2 COO CH2 CO OC2H5 से खोल के लिख देते हैं। अब क्या होगा, देखिए ये हो जाता है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। देखे होंगे आप, जानते हैं यहाँ से कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होगा, ठीक है। CH3COH बन जाता है, यहाँ आ जाता है क्या? डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CO, यहाँ इसको शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं COET। ये ET है ना, इथाइल। तो ठीक है, अब क्या होता है, ये जो अमोनिया था ये आएगा, तो इसका OH इसका H आकर के वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और NH2 आकर के इससे जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या कंपाउंड बनेगा? CH3CNH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO OC2H5, ठीक है, OC2H5। ये कंपाउंड बन गया, अमीन ग्रुप NH2 ग्रुप आकर के इससे जुड़ गया। एक स्टेप में ये पहला प्रोडक्ट है, तो एक स्टेप ये बन गया। दूसरा प्रोडक्ट जो बनता है वो देखिए किस तरीके से बनता है, ये आप नोट कर लीजिए, इसकी अभी ज़रूरत पड़ेगी हमको। चलिए इसको हम छोड़ देते हैं यहीं पे। दूसरे स्टेप में देखिए क्या होता है। दूसरा स्टेप एस्टल्डिहाइड है ना, CH3COH,
उसको हम इस तरीके से लिख देते हैं CH2 CO CH3 थाई और इधर CO OC2H5, यही था ना बीटा कीटो एस्टर। ये क्या करता है देखिए, अगर इसके H2 को ऐसे लिख दें तो ये दोनों मिल करके वाटर के फॉर्म में कंडेंस हो जाते हैं, वाटर बाहर निकल जाता है। तो प्रोडक्ट क्या बनता है देखिए, CH3 CH, ये डायरेक्ट आकर के इससे जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड C जुड़ा हुआ है क्या इससे, CO CH3 और CO OC2H5, ये दो प्रोडक्ट बन गए। पहला ये प्रोडक्ट, दूसरा ये प्रोडक्ट, दोनों ध्यान रखिए। इसका दोनों का हमको अब जरूरत होगा। पहला प्रोडक्ट ये बना हुआ है, एक स्टेप में अमोनिया से जब रिएक्शन हुआ, दूसरे स्टेप में दूसरा मॉलिक्यूल रिएक्ट किया एसिटाल्डिहाइड से, तब ये प्रोडक्ट बना। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। देखिए कैसे ऐड करते हैं। तीसरा स्टेप देखिए अगर, तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर है। पहला वाला OC2H5 ये था, यहाँ CH डबल बॉन्ड C, एक तरफ CH3 था, दूसरा तरफ NH2 था। और दूसरी स्ट्रक्चर की बात करें अगर, तो इस तरीके से CH3 CH डबल बॉन्ड C, और क्या जुड़ा हुआ था भैया यहाँ CO, ठीक है, CO CH3, और इधर दूसरी तरफ क्या जुड़ा हुआ था, COO C2H5, ये जुड़ा हुआ था ना। अगर अब रिएक्शन इसका देखें तो ये क्या होगा, रिएक्शन देखिए, ये डबल बॉन्ड है ना, ये इस पे अटैक कर देगा, ये यहाँ टूट जाएगा और ये O- हो जाएगा। आराम से एक एक स्टेप वाइज हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो ये CH है, ये यहाँ से बॉन्ड बना लिया किससे, CH से, ठीक है। ये है C, CH, ये है ना, यहाँ से डायरेक्ट से बॉन्ड बना लिया CH से, ठीक है। ये वाला C है, फिर यहाँ पे C, ये है। इस वाले C से क्या जुड़ा हुआ है, देखिए ये CH है, ये वाले C से CO और C2H5 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ लिखते जाते हैं। इस वाले C से देखिए क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ से C पे O- और CH3। और इधर की बात कर ले तो इधर आगे जा कर के आप COO C2H5 इसको टोटल लिख देते हैं, और ये है C, ठीक है। इधर आ गया क्या, CH3, इधर आ गया NH2, ठीक है। क्लियर है ना इतना। अब क्या होगा देखिए, ये इस तरीके से ब्रेक डाउन, और चूंकि देखिए यहाँ से क्या था, ये यहाँ पे है ना, यहाँ से क्या होगा, ये O- था, ठीक है, यहाँ पे O- था, ये यहाँ से ब्रेक होगा। और जब ये ब्रेक होगा, चूंकि देखिए यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड आया हुआ था, ये ब्रेक होगा, फिर यहाँ से ये जो H है देखिए, ये यहाँ चला जाएगा, मतलब ये वाले कार्बन के पास एक H आ जाएगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ C है, वो चला गया, या डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, COO C2H5 और CNH2 और CH3, और यहाँ पे COO C2H5, और चूँकि यहाँ एक H आ गया तो H आकर के जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ का खत्म, C डबल बॉन्ड O CH3। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। देखते जाइए ध्यान से, मैकेनिज्म थोड़ा बड़ा है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जहाँ दिक्कत होगा क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये हम बढ़ाते जाते हैं यहाँ से स्ट्रक्चर। अब देखिए क्या होगा, ये NH2 है, इसका लोन पेयर, ये इस वाले सेंटर पर अटैक कर देगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा कुछ, ठीक है। COO C2H5, यहाँ C है, जहाँ C दिखाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ नहीं दिखा रहे हैं, CH3 है, यहाँ से NH2 प्लस हो गया ये ना भाई, NH2 प्लस तो हो ही जाएगा, और COO C2H5 है ये, ठीक है। यहाँ पे O- और ये CH3, ठीक है। देखिए अब यहीं पे स्ट्रक्चर का बात करें, यहाँ डबल बॉन्ड ऑलरेडी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगर ये स्ट्रक्चर, ये यहाँ से बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इसको क्या करेंगे हम लोग, एक H यहाँ से निकाल करके यहाँ जोड़ देते हैं, क्योंकि ये प्रोटोनेट हो जाता है, और इस पर जो चार्ज लगा हुआ है वो खत्म हो जाता है, समझ रहे ना। और यहाँ का H आराम से सच पड़ा हुआ है, ठीक। फिर क्या होगा देखिए, अब क्या होगा, ये यहाँ से ऐसे ब्रेक होगा, और यहाँ से ये वाटर के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर तैयार होगा,
दोनों तरफ बॉन्ड है, ये जुड़ा हुआ है, यहाँ H, ये है CH3 भैया, ये है CH3, यहाँ पे दोनों तरफ क्या है COO C2H5, यहाँ पे भी COO C2H5। एक चीज़ हम लोग बोल रहे हैं, ये जो ऊपर वाला CH3 था वो देखिए यहाँ सब जगह रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ऊपर का कहीं CH3 हम भूल गए, ठीक है। तो सारी जगह CH3 रहेगा। फिर उसके बाद अब देखिए क्या होगा, अब हम लोग क्या करा देंगे, इसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है, HNO3 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करा देते हैं। तो यहाँ एक H है, ठीक है, ये H ऐसे ब्रेक होगा, ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा और ये H, दोनों H2 बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर तैयार होगा, N N N, यहाँ का डबल खत्म, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये COO C2H5 और ये COO C2H5 और ये तरफ CNO CH3 और CH3, ठीक है। यहाँ तक पहुँचा हम लोग रिएक्शन में। अब क्या होगा, देखिए ये यहाँ गया, ठीक है। अब इसका क्या करा लेते हैं हम लोग, हाइड्रोलिसिस करा लेते हैं। हाइड्रोलिसिस कराएंगे, देखिए ये तुरंत क्या हो जाएगा, C2H5OH C2H5OH के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो दो मॉलिक्यूल C2H5OH के फॉर्म में बाहर निकल जाता है और जो प्रोडक्ट हमें मिलता है देखिए वो इस तरीके का प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, COOH और COOH और ये CH3 तो ये है सारी, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर देते हैं, इसको हीट कर देते हैं। आपको पता है कि जैसे ही हीट करेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, दो मॉलिक्यूल CO2 का बाहर निकल जाएगा और हमें पिरिडीन का डेरिवेटिव मिल जाएगा जो हैंड सिंथेसिस में चाहिए। तो इस तरीके से स्टेप वाइज रिएक्शन का मैकेनिज्म है। तो आप ध्यान रखिएगा ना कि आपको क्या करना है, पहले अलग अलग रिएक्शन अमोनिया से करा देंगे, एक बार बीटा कीटो एस्टर का, और एक बार जो है एसिटाल्डिहाइड से करा देंगे। जो दोनों प्रोडक्ट मिलेगा उनको आपस में रिएक्शन कराने के बाद, फिर ऑक्सीडेशन कराने के बाद, डिकार्बोक्सिलेशन कराने के बाद हमें इस तरीके का प्रोडक्ट हमें मिलता है पिरिडीन डेरिवेटिव में। ये हैंड सिंथेसिस बताता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके पिरिडीन के प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए पिरिडीन के बेसिसिटी के बारे में थोड़ा पढ़ें अगर, तो मान लीजिए ये RNH2 है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी बोले ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक है, और एक बना दिए क्या, एरोमेटिक अमीन्स बना दिए, ठीक है। देखिए जो बेसिसिटी होता है वो डिपेंड करता है लोन पेयर की अवेलेबिलिटी। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसकी अवेलेबिलिटी, क्योंकि ये जितना ज़्यादा अवेलेबिलिटी रहेगी प्रोटोनेशन का चांस उतना ज़्यादा रहेगा, और प्रोटोनेशन का चांस उतना ज़्यादा रहेगा तब ये उसके नेचर क्या है, बेसिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तब अगर हम बात करें कैसे बताएंगे कि प्रोटोनेशन, तो पहली बात यहाँ देखें अगर, तो ये इसमें इन्वॉल्व होकर के इसकी डेंसिटी को कम कर देता है। तो जो एराइल अमीन है उसकी बेसिसिटी तो यहाँ दिख गई कम है। हम यहाँ कहते हैं कि ये एरोमेटिक सेक्सटेट में इन्वॉल्व नहीं होता है, यहाँ पे भी कोई एरोमेटिसिटी नहीं। देखिए अगर इसकी लोन पेयर की बात करें तो वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, और इसकी बात करें तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। एक चीज दिमाग में बैठा के रख लीजिए, जब बेसिसिटी की बात करेंगे तो जो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है वो जैसे जैसे s कैरेक्टर अगर बढ़ेगा, s कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो बेसिसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ये ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ s कैरेक्टर क्या है, कम है, 4 है भैया, s 1 है, 3 p है, 100 अगर है तो उसमें से 25% ये है तो कम है। यहाँ पे 3 ही है तो 33% हो जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, sp रहेगा तो वहाँ और कम 50% हो जाएगा, s कैरेक्टर 50% हो जाएगा। तो इसलिए हम बताएं कि आपको s कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ेगा बेसिसिटी क्या होगी, वैसे वैसे घट जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंस कोई लोन पेयर है तो वो ज्यादा बेसिक होगा इन कंपैरिजन टू sp2। तो इसीलिए आप ध्यान रखिए, जैसे पाइरोल कभी कभी पूछता है, पाइरोल, पिरिडीन और पिपेरिडीन, ठीक है। पिपेरिडीन इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, N, ठीक, सॉरी डबल बॉन्ड यहाँ नहीं होता, केवल N होता है, H होता है लोन पेयर। तो चूंकि N यहाँ देखिए क्या है, यहाँ देखिए अगर इसको देखेंगे ध्यान से ना तो ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में हो जाएगा, और अगर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में यहाँ sp2 है, और चूंकि यहाँ का तो एरोमेटिक सेक्सटेट में इन्वॉल्व हो गया तो ये तो सबसे कम बेसिक, चूंकि यहाँ sp2 है और ये sp है तो पिपेरिडीन सबसे ज्यादा मोस्ट बेसिक होगा इनका, फॉलोड बाय पिरिडीन एंड देन पाइरोल इज लीस्ट बेसिक इन बिटवीन इन अमंग दिस,
ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बेसिसिटी के नेचर की बात अगर करें तो इस तरीके से ऑर्डर होता है कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो वहां बेसिसिटी ज्यादा होगा, इनकम फॉलोड बाय sp2 एंड देन sp। ठीक है, तो पिरिडीन की बेसिसिटी इस तरीके से हम लोग बताते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा है, पायरॉल ऑप्शन में दे दिया है, पिरिडीन पे पेरिडीन, और तब देखा है पूछा है कि कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में चलते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें अगर पिरिडीन की, तो पिरिडीन का पोजीशन अगर देखें तो एक पोजीशन 1 2 3, ठीक है, मतलब नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, 2 अटैक 2 अटैक 3 अटैक और 4 अटैक, इन्हीं तीनों में से कोई होगा, क्योंकि इधर जाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, अल्फा अल्फा वाला पोजीशन जिसे बताते। तो अगर हम की बात करें कि किस पे अटैक होता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पिरिडीन में जो होता है वो C3 पोजीशन, C3 अटैक से होता है। अब कैसे होता है और क्यों होता है उसके बारे में देखते हैं। जब पिरिडीन की बात करते हैं, देखिए बना ले स्ट्रक्चर, इस पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करा दे C3 पे, ठीक है, यहाँ अटैक होगा ई पे, यहाँ अटैक होगा C3 पे, देखिए इस तरीके का ये वो रहेगा, और यहाँ अटैक हुआ तो ई बन गया, और यहाँ आ गया क्या, पॉजिटिव चार्ज। फिर डिलोकलाइजेशन दिखाएंगे, यहाँ से यहाँ ई डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड था, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, फिर डिलोकलाइजेशन होगा, ये यहाँ टूटेगा, तो इस तरीके के स्ट्रक्चर बनेंगे। पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ था और यहाँ हो गया, और ई यहाँ जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोफिलिक। और वहीं अगर हम C2 की बात करें, देखिए C2 अटैक अगर कराते हैं C2 पे, तो क्या होगा, ये देखिए N है, ठीक है, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ गया N, ठीक है, सॉरी N कर रहे हैं E। अगर अब देखें तो ये ऐसे जाएगा, अटैक करेगा, ठीक है, ये N आएगा, यहाँ अटैक किया तो ये डबल बॉन्ड का पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ई यहाँ है, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर ये अब इधर जहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, फिर उसके बाद देखिए क्या होगा, ये यहाँ टूटेगा, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड N, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड ई यहाँ जुड़ा। तो देखिए ये क्या है, N पे कैरी किया हुआ है क्या, पॉजिटिव चार्ज। हम आपको पहले बता चुके हैं कि N क्या है, नेगेटिव चार्ज कैरी करना चाहता है, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, हाँ, और यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे कहीं पे भी क्या होगा, कहीं पे भी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक, ऐसे ही 4 पे अटैक होगा, वहाँ पे नाइट्रोजन नहीं आएगा, पर 4 पे अटैक होता है तो वहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा रहता है कि स्टेबिलिटी यहाँ पे देखिए क्या है, ज़्यादा आता है, तो सेकंड वाला प्रेफर करता है। अगर सेकंड पे कोई ब्लॉकिंग है तो वो 4th पे अटैक करता है, C4 अटैक करता है, न कि C2 अटैक नहीं करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो नाइट्रोजन हमेशा नेगेटिव कैरी करने के लिए प्रयास करता है, तो वो अनस्टेबल की तरफ बढ़ने लगेगा। इसलिए जो पिरिडीन की बात करें अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो वो कैसा रिएक्शन देता है भैया, C3 अटैक। अगर कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात कर लें, जैसे देखिए N है, ठीक है, पिरिडीन की रिएक्शन करा दे यहाँ से HNO3 से, ठीक है, तो नाइट्रेशन होगा, ठीक है, फिर N है, तीसरे पोजीशन पे क्या है, NO2 आकर के जुड़ गया। ब्रोमिनेशन की बात करें, N Br2 की बात करें, ठीक है, ब्रोमिनेशन की बात करेगा तो ये N यहाँ, ठीक है, तो ये टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है 573 केल्विन पे। सल्फोनेशन की बात करें, H2SO4 रिएक्शन करेगा कॉन्सेंट्रेट, ठीक है, या H2SO7 सल्फोनेशन हो जाएगा, जानते ही हैं आप लोग क्या जुड़ता है सल्फोनेशन में, SO3H। तो इस तरीके से रिएक्शंस होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट, ये तो कॉमन है, यहाँ सॉरी Br जुड़े नहीं, ये कॉमन है, तो इस तरीके के रिएक्शन पर जो थोड़ा अलग करके है क्वेश्चन उससे रिलेटेड आता है। जैसे देखिए जब हम बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की, वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है,
पर हम अभी आपसे कहेंगे कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। अगर पिरिडीन की बात करें, यहाँ पिरिडीन है, ठीक है, इसका रिएक्शन अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराएं, चाहे एसाइलेशन चाहे एल्काइलेशन, तो वो रिएक्शन नहीं देगा। अब ऐसा क्यों होता है, ध्यान रखिए, पिरिडीन का नेचर कैसा होता है, बेसिक, और जब हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन लेते हैं तो वहाँ क्या लेते हैं, AlCl3 AlBr3 लेविस एसिड लेते हैं ना। अब सॉरी, पिरिडीन का नेचर बेसिक है, हम कंफ्यूजन, पिरिडीन का नेचर कैसा है, बेसिक, और ये क्या है, लेविस एसिड है, लेविस यहाँ लेते हैं ना, AlBr3 AlCl3 एसेंशियल। तो जब बेसिक है तो ये इसका क्या करा लेता है, सॉल्ट बना लेता है, ठीक है। तो ये जब सॉल्ट बना लेगा तो ये आगे का रिएक्शन करेगा ही नहीं। AlCl4 AlCl3 जो है ये अवेलेबल नहीं रहेगा ना, अवेलेबल नहीं रहेगा, और अवेलेबल नहीं रहेगा तो यहाँ से जो CH3Cl, जैसे एल्काइलेशन अगर करा रहे हैं तो यहाँ से Cl को निकालने के लिए किसका जिम्मेदारी होता है, AlCl3 का। ये तो भैया हाथ उठा लिए कि हम तो दूसरा मिल गया हमको ये रिएक्शन करने के लिए, तो हमको जब दूसरा मिल गया तो हम आपसे काहे रिएक्शन करेंगे, और नहीं करेंगे तो रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगा। ये तुरंत क्या करा लेगा, यहीं से साल्ट मिल जाए। ये देख लीजिए, दूसरा कोई मिला लेके पलट गए काम से अपने। तो ये ध्यान रखिएगा ना कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पिरिडीन नहीं देता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात। और अगर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर लें, इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसमें भी एक है जो कि एग्जाम में कई बार पूछता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो होता है पिरिडीन का, वो पोजीशन कौन सा होता है, C2 अटैक। तो न्यूक्लियोफिल कहाँ जुड़ेगा, C2 पोजीशन पे जुड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। C2 अटैक अब कैसे होता है वो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के अभी बताते हैं। देखिए देखिए न्यूक्लियोफिलिक अटैक अगर कराएं हम लोग, यहाँ पे C2 पे करा दिए, अटैक कराएं C2 पे, न्यूक्लियोफाइल क्या बनता है, देखिए ये आकर के NU यहाँ जुड़ गया, और यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आएगा ना, NU जुड़ा यहाँ पे, यहाँ नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, डिलोकलाइज होता रहेगा रेजोनेंस में, देखिए, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ है, ठीक है। NU यहाँ जुड़ा हुआ न्यूक्लियोफाइल, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आप ले सकते हैं। रिएक्शन अगर पूछे तो रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल दिए रहेंगे आप उसको लेकर के, अब ये देखिए यहाँ से यहाँ डिलोकलाइज होगा और N पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर तैयार होगा ना, यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है, NU यहाँ जुड़ा। तो इस तरीके का एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ। देखिए ये क्या है, यहाँ अटैक में देखिए क्या है, N पे नेगेटिव चार्ज। अभी हम क्या किए, N जब नेगेटिव चार्ज करेगा तो वो अगर N पे कोई चार्ज नहीं है या N पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी तुलना में ये ज़्यादा स्टेबल की तरफ दिखाएगा। तो यहाँ N पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब ये स्टेबल है, तो मोर स्टेबल है ना। और अगर C3 की बात की, C3 अटैक कराएंगे तो क्या होगा, देखिए N, ठीक है, यहाँ NU ऐड हो गया, यहाँ क्या आ गया भैया, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आ गया, ये देखिए ये यहाँ से ब्रेक होगा तो नेगेटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, N डाक करके यहाँ चला जाएगा, और यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ NU। अब फिर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डिलोकलाइज होगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड और यहाँ NU। तो देखिए ये C3 पर जब अटैक हुआ तो N पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं आया, और N पे नेगेटिव चार्ज नहीं आया तो ये अनस्टेबल, मतलब इन दोनों की तुलना में लेस स्टेबल है, तो इसको लिखेंगे लेस स्टेबल। और वहीं C4 पे अटैक कराएंगे तो वहाँ पे भी N पे नेगेटिव चार्ज आएगा, पर इन तीनों की तुलना करेंगे तो C4 जो अटैक होता है वो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप अपने से बना सकते हैं ना, इस तरीके से आप एक तरफ अटैक करिए, नेगेटिव चार्ज आ रहा है उसको डिलोकलाइज करिए। तो C2 अटैक हमेशा प्रेफर्ड होता है, अगर C2 ब्लॉकेज है तब आगे का प्रोसेस 4 पे जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है पिरिडीन में वो C3 अटैक करता है, और अगर न्यूक्लियोफिलिक अटैक है तो वो C2 अटैक करता है। क्लियर है ना, वेरी गुड। ये आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर के माध्यम से देख सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पिरिडीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है चिची-बेबीन रिएक्शन। चिची-बेबीन रिएक्शन, इसमें होता क्या है, देखिए पिरिडीन है, इसका रिएक्शन करा देते हैं सोडामाइड से, NaNH2।
देखिए इसमें क्या है, Na+ NH2 माइनस, ये NH2 एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है तो कहाँ अटैक करेगा, सेकेंड पोजीशन पे, NH2 आकर के यहाँ जुड़ जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से pyridine में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है, अगर और किसी देखें जैसे N है QH से रिएक्शन करा दिए तो क्या बनेगा, OH जाकर के जुड़ जाएगा। वो अलग बात है कि ये जाकर के फिर से केस में चेंज हो जाता है, कीटोन इनाल वाला बात याद है ना, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है वो, N डबल बॉन्ड O, इस तरीके से स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, वो ध्यान रखिए। आप यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो ये चर्चा करेंगे कि OH आकर के जुड़ गया। और जैसे एक और रिएक्शन देखें, फिनाइल लिथियम C6H5 Li, आपको पता है Li पे प्लस होता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज, वो भी एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा तो यहाँ आकर के जुड़ जाएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा किस पोजीशन पे होगा, pyridine के केस में सेकंड पोजीशन पे होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। रिडक्शन रिएक्शन की बात करें अगर, रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है आपको पता ही है, रेनी ले लेंगे, pyridine का रिडक्शन करा देंगे, N सारे बॉन्ड रिड्यूस हो जाएंगे, रेनी ले लेंगे। तो जो जैसे ही करा रहे हैं देखिए क्या बन रहा है, इसको बोलते हैं पिपेरिडीन। ठीक है, पिपेरिडीन, ये pyridine है। आपको कई बार ये अभी बताया, चर्चा की है ना बेसिसिटी को लेकर के, तो ये याद रखे रहेगा कि पायरॉल, pyridine और पिपेरिडीन की बेसिसिटी पूछी जाती है। और आप ध्यान रखेंगे कि जिसमें पिपेरिडीन सबसे ज़्यादा बेसिक होता है क्योंकि इसका जो लोन पेयर होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और pyridine का जो लोन पेयर होता है वो sp2 होता है। और मोर sp3 s कैरेक्टर, जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा बेसिसिटी उतनी कम होगी, लेस एस कैरेक्टर बेसिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, और अगर पायरॉल की बात कर देंगे, पायरॉल में क्या है, लोन पेयर क्या है, एरोमेटिक सेक्सटेट में इन्वॉल्व हो जाता है, तभी तो ये एरोमेटिक होता है, पाई 4 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनता है। तो यहाँ तो सबसे कम होगा, एरोमेटिक अमीन होगा तो वहाँ पर भी लोन पेयर क्या है, एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व होने लगता है, इसलिए उसकी भी बेसिसिटी कम हो जाती है। कोई अल्काइल अमीन है RNH2, देखिए RNH2 है तो वहाँ पर भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और कोई रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं रहा, अवेलेबल है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एलिफेटिक अमीन्स भी क्या है, बेसिक है। तो ये ध्यान हमेशा आप रखे रहेंगे, बेसिसिटी को लेकर के रिएक्शन पूछता रहता है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो लाएंगे नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ये ध्यान, सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम एंट्रेंस पर्पज से भी और एकेडमिक पर्पज से। जहां आपको समझ में ना आए, क्लियर ना आए, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और खूब लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करिए और दूसरों को करवाइए। जल्दी जल्दी हम लोग 500 सब्सक्राइबर तक पहुँचे और वीडियो हम ऐसे ही लगातार बनाते रहें। थैंक यू सो मच।